नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर गरीबी। और यहाँ से प्रत्येक वर्ष एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखते हैं इसकी पहले परिभाषा। तो गरीबी अर्थात पावर्टी, तो जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की भी पूर्ति न कर पाए, जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी न कर पाए, तब हम कहेंगे कि वह व्यक्ति गरीब है, अर्थात उस व्यक्ति की अवस्था गरीबी की अवस्था है। तो मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा या स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, तो ये माना जाएगा कि वह व्यक्ति गरीब है। तो गरीबी के अब देखते हैं प्रकार। तो गरीबी देखिए मुख्यतः दो प्रकार की होती है। गरीबी के प्रकार, तो गरीबी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला सापेक्षिक गरीबी अर्थात रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी क्या है कि देखिए यह विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को दर्शाती है। सापेक्षिक गरीबी विभिन्न आय वर्गों के बीच विषमता को दर्शाती है। जैसे कि एक व्यक्ति है कोई, मान लीजिए ए कमा रहा है प्रति महीना 1,00,000 रुपए। दूसरा व्यक्ति है बी, वो कमा रहा है प्रति महीना मान लीजिए 10,000 रुपए। तीसरा व्यक्ति है मान लीजिए सी, वो कमा रहा है प्रति महीने 7,000 रुपए महीना। तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो कमा रहा है 1,00,000 रुपए महीना, इसकी तुलना में बी जो कि मात्र 10,000 रुपए महीना कमा रहा है वह गरीब है, और सी जो 7,000 रुपए कमा रहा है वो ए और बी दोनों की तुलना में गरीब है। यानी कि सापेक्षिक गरीबी एक व्यक्ति की अन्य व्यक्ति की आय से तुलना करके मापते हैं। तो जो कम कमा रहा है और उससे जो लोग जितने भी लोग ज्यादा कमा रहे हैं, तो उन लोगों की तुलना में जो ज्यादा कमा रहे हैं और वह व्यक्ति जो कम कमा रहा है वो गरीब है। दूसरी महत्वपूर्ण गरीबी होती है निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, या इसे कहते हैं हेड काउंट मेथड के द्वारा इसको मापते हैं। तो ये देखिए कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। निरपेक्ष गरीबी मतलब कि कितने लोग गरीबी में जी रहे हैं। मान लीजिए एक देश है भारत, और इसमें मान लीजिए कि अगर 20 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, तो 20 करोड़ लोग क्या होंगे? निरपेक्ष गरीबी के अंतर्गत आएंगे। यानी कि संख्या बताती है। निरपेक्ष गरीबी क्या बताती है कि एक देश में कितने संख्या में लोग गरीब हैं। तो ये निरपेक्ष गरीबी हो गई। तो ये गरीबी के दो प्रकार हो गए। अब देखते हैं कि गरीबी को मापने हेतु भारत में कितनी समितियां बनी है। तो मुख्यतः 5 समिति बनी है, और एग्जाम की दृष्टि से पांचों समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहली समिति है कि वाई के अलग समिति। वाई के अलग समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में, और इस समिति ने रिपोर्ट दी थी 79 में। तो इस समिति ने, वाई के अलग समिति ने यह कहा कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, अगर वो 2400 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहे हैं, या जो लोग शहर में रह रहे हैं और अगर वह 2100 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहे हैं, तो वो लोग गरीब हैं। वाई के अलग समिति ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है और वह 2400 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहा है डेली, और अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है और वह डेली 2100 कैलोरी से कम प्राप्त कर रहा है, तो वह व्यक्ति गरीब है। अब अगली महत्वपूर्ण समिति है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण की लकड़वाला समिति। इस समिति का गठन हुआ था 1989 में, और इस समिति ने रिपोर्ट दी थी 1993 में। 1993 में रिपोर्ट दी, 89 में गठन हुआ। इस समिति की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं जो एग्जाम में कई बार पूछा है। पहली विशेषता थी कि इस समिति ने प्रत्येक राज्य में ग्रामीण एवं शहरी निर्धनता के लिए अलग अलग मूल्य सूचकांक अपनाने को कहा। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है कि देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा हेतु कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना। कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना ग्रामीण क्षेत्रों की निर्धनता रेखा को निर्धारित करने के लिए। और शहरी क्षेत्रों की निर्धनता रेखा के लिए, शहरी क्षेत्रों की निर्धनता रेखा हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार माना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है।
गरीबी के मापने हेतु तीसरी महत्वपूर्ण समिति थी सुरेश तेंदुलकर समिति, और इस समिति का गठन हुआ था 2005 में, और इस समिति ने रिपोर्ट दी थी 2009 में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। और सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी को बहुआयामी माना, साथ ही कैलोरी के बजाय भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित पारिवारिक व्यय, स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित पारिवारिक व्यय को गरीबी मापन का आधार माना। पहले देखिए कैलोरी को माना जा रहा था, वाईके अलग समिति ने कैलोरी को माना था, किंतु सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी को बहुआयामी माना तथा कैलोरी के बजाय भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित पारिवारिक व्यय को गरीबी का आधार माना कि कोई परिवार स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर कितना कर रहा है खर्च, तो उसके आधार पर गरीबी रेखा को माना। और अगला था, चौथी महत्वपूर्ण समिति थी सी रंगराजन समिति। इस समिति का गठन हुआ था 2012 में, और सी रंगराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 2014 में। सी रंगराजन समिति ने देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात बीपीएल हेतु निर्धारित किया 972 रुपए प्रति माह। अर्थात इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है और वो एक महीने में 972 रुपए से कम प्राप्त कर रहा है, अर्थात डेली 32 रुपए से कम प्राप्त कर रहा है, कमा रहा है, तो निर्धन माना जाएगा, अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन अर्थात बीपीएल माना जाएगा। 972 रुपए प्रति माह से कम। दूसरा कि सी रंगराजन समिति ने जो शहरी क्षेत्रों में बीपीएल हेतु निर्धारित किया 1407 रुपए, यानी कि 1407 रुपए से कम कोई अगर प्राप्त कर रहा है शहरी क्षेत्रों में तो बीपीएल के अंतर्गत आएगा, उसको बीपीएल कार्ड बनेगा। और 1407 रुपए प्रति महीना अर्थात 46.46 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अगर कम प्राप्त कर रहा है शहर में तो गरीबी रेखा के अंतर्गत आएगा, कहा था सी रंगराजन समिति ने, जिसका गठन 2012 में हुआ, रिपोर्ट 2014 में दी। अभी हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व 2015 में नीति आयोग ने अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का गठन किया था। किस लिए? तो निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देने के लिए, निर्धनता के आकलन हेतु विधि का सुझाव देने के लिए नीति आयोग ने 2005 में अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स का गठन किया था। अब देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है, गरीबी अर्थात निर्धनता का दुष्चक्र क्या है। तो ये महत्वपूर्ण अवधारणा दी थी नर्स महोदय ने। किसने दी थी? नर्स महोदय ने गरीबी की दुष्चक्र की अवधारणा दी थी। और इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति गरीब है, अगर कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है तो उसकी देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य भी कम खर्च कर पाएगा, शिक्षा और स्वास्थ्य को वह कम खर्च कर पाएगा, इसलिए उसमें कौशल अर्थात स्किल का अभाव होगा। और किसी भी व्यक्ति में अगर कौशल, स्किल अर्थात योग्यता का अभाव है तो वो रोजगार भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, और अगर वह रोजगार नहीं प्राप्त कर रहा है तो वो गरीब बना रहेगा। और यही है निर्धनता का दुष्चक्र, और यह चक्र हमेशा चलता रहेगा। कोई व्यक्ति अगर गरीब है तो वो गरीब बना रहेगा, और गरीबी से बाहर निकलने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तो उसे शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जब शिक्षा और स्वास्थ्य उसका अच्छा होगा तो शिक्षा के कारण उसके अंदर स्किल आएगी अर्थात योग्यता आएगी, कौशल आएगा, और जब उसके अंदर कौशल आएगा, स्किल आएगी, योग्यता आएगा तो आसानी से रोजगार पा जाएगा, और जब आसानी से रोजगार पा जाएगा तो गरीबी से निकलकर अमीरी में प्रवेश कर जाएगा। तो आज इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।